हेलो। जय हिंद दोस्तों। येलो टी शर्ट वाले खड़ा हो जा। क्यों खड़ा नहीं हुआ था? ध्यान नहीं रहा? 5 मिनट खड़े रहना, भूलोगे नहीं। एक और था कोई, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तू हर टीचर के क्लास में से करता होगा पक्का। बैठ जा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? टी शर्ट क्यों नहीं पहना है? हाँ? कितनी? तीनों? आपने दोनों धुल दिया? चेक करके आओ भाई, विजय इसका टी शर्ट कहाँ धुल के रखा है। जा। ना हो फाइन लगाना है। तुम भाई? हाँ? साइज नहीं मिला आपको? आपको? ले जाओ, इनको भी ले जाओ। जा। हाँ, जिसके पास नहीं आपका। है? आपका? है? क्यों नहीं पहनते हैं? वापस जमा कर दीजिए और घर से मंगाइए इसी कलर का। अगली बार कम से कम 1000 रुपये फाइन लगाऊंगा। आपका क्या था? अच्छा। तेरे तो फोटो आया था ग्रुप में। तुम्हारा फेयरवेल करवा देते। ताली बजा दो भाई इसका फेयरवेल को। रीजन में क्या लिखा था पता है? दिल नहीं लग रहा। दिल तो पंजाब में है। चलो कोई बात नहीं। हमारी सब, हम सब की तरफ से बेस्ट विशेज हैं। बढ़िया पढ़ो। जब लगे कि नहीं हो पा रहा है फिर आना है। और जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो बताना है कि जी मज़ा आ गया और मैंने मेरी बंदी से शादी कर ली। खैर, लास्ट क्लास में हम टॉपिक कर रहे थे। टॉपिक लिखवाए थे लेकिन बीच में हमने छोड़ा भी तो था कि इसको अगली क्लास में करेंगे, ऐसा करेंगे। हाँ। पहले वाले में हमने लिखा था बच्चों इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दूसरे में हमने लिखा था गवर्नमेंट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंडस्ट्री और प्राइवेट इंडस्ट्री। और कितने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। और पहला हमने लिखना था कौन सा? 1956। हमने इंडस्ट्री का मतलब समझा दिया था। उद्योग का मतलब। तो उद्योग का मतलब हमने क्या कहा था? वे जिनमें ग्रुप की बात करते हो, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री। तो कितने इंडस्ट्री हमने गवर्नमेंट के पास रखे थे? 17 इंडस्ट्री। 12 हमने गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए। और इसके अलावा जो बच गया वो हमने किसको दिया था? प्राइवेट को। और लाइसेंस के लिए ऑल इंडस्ट्री। कुछ भी करना है लाइसेंस जरूर लेना है। यहाँ तक बताया था बच्चों हमने आपको। फिर हमने कहा था कि सरकार से दो गलती हो गई है। एक 1948 में और एक 1956 में। 48 में क्या गलती हुई है सरकार से कि सरकार ने अपने आप को क्लोज इंडस्ट्री बना दिया है, क्लोज इकोनॉमी बना दिया है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब है कि ना तो कोई हमारे वहाँ आएगा ना हम किसी के वहाँ जाएंगे। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि कुछ चीज़ें थी जो हमें मंगवानी ही थी। जैसे डिफेंस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी। तो दिक्कत यह है कि हम कुछ भेज नहीं रहे हैं लेकिन मंगवा जरूर रहे हैं। तो मान लो आप कुछ बेचोगे नहीं और सिर्फ खरीदोगे तो एक समय क्या आएगा?
जब आपके पास जो पैसा है वो खत्म होने लगेगा, अब खत्म होने लगेगा तो आप डॉलर खरीदोगे, पेमेंट तो सब किस में होगा, डॉलर में, तो डॉलर का रेट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और आपके पास रुपया है नहीं, तो उस डॉलर को खरीदने के लिए और कर्जे लोगे, तो घाटा क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरा, यहाँ ध्यान से देखो, ज़्यादा फोकस सरकार ने अपने इंडस्ट्री के लिए किया है, प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए। तो ज़्यादा सरकार क्या चाह रही है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री, बजाय किसके, प्राइवेट के। तो खुद बच्चों सोच के बताओ, गवर्नमेंट इंडस्ट्री प्रॉफिट के लिए काम करती है, वेलफेयर के लिए काम करती, वेलफेयर के लिए। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, उनका क्वालिटी से ज़्यादा कोई संबंध है, नहीं है। तो धीरे 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 ये कंपनियां भी घाटे में आने लगी, चीज़ें बनी नहीं रही हैं, तो इनको पूरा करने के लिए सरकार को और चीज़ें खरीदनी पड़ रही है। इन दोनों का बच्चों रिजल्ट ये हुआ कि जुलाई 1991 तक आते आते देश की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, और सिर्फ 15 दिनों के व्यापार के लिए हमारे पास पैसे बचे हुए थे। और ऐसा लगा कि 15 दिन बाद हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे, क्योंकि मान लो आपके घर में पैसा ही ना बचा हो और खर्चे तो हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से व्यवस्था करना पड़ेगा, बैंक से या मार्केट से या किसी रिश्तेदार से। तो देश के साथ भी यही दिक्कत आ गई। अब देश क्या कर रहा है, जब भी किसी देश को क्राइसिस आता है तो कहाँ जाता है बच्चों, आईएमएफ में जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये एक संस्था है जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में की गई। इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी में है। 190 मेंबर आज के डेट में हैं इसके। ये अपने सदस्य देशों को लोन देने का काम करता है। कब, जब किसी देश को फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, वित्तीय विपदा आती है, वित्तीय विपदा आ जाएगी ऐसी स्थिति में, तो ये क्या करेंगे, लोन देंगे। तो अभी देख रहे होगे वेनेजुएला बर्बाद हुआ हुआ है, तो किससे मदद मांग रहा है, आईएमएफ से। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई हुई है, किससे मदद मांग रहा है, आईएमएफ से। अभी 2008 में ग्रीस ने अपने वहाँ ओलंपिक करवाया था, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, इतना ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया, तो उनको मदद किससे लेनी पड़ी, आईएमएफ से। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो भारत भी चला गया कि जी हमारी स्थिति खराब है, जब भी किसी की स्थिति खराब हो तो मदद जरूर करेंगे। जैसे आपको दिक्कत आएगी तो कौन मदद करेगा बच्चों, आपके घर वाले। नहीं, हम तो पढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको फाइनेंशियली मदद पहले कौन करेगा, परिवार करेगा, कोई दिक्कत आता है तो। उसके बाद जो हमारे शुभचिंतक होते हैं, वो मित्र हो सकते हैं, अध्यापक हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है। फिर वहां से भी नहीं बात बनती है तो समाज में कोई आगे बढ़ के आता है कि ठीक है भाई, हम तुम्हारे मदद के लिए तैयार हैं। उसी तरीके से विश्व में जब किसी देश को प्रॉब्लम आएगी तो आईएमएफ। लेकिन आईएमएफ के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये कंडीशनल लोन देते हैं, सशर्त। कंडीशन लगाएंगे कि ये कंडीशन है, ये मानोगे तभी पैसा देंगे, नहीं मानोगे तो नहीं देंगे। और मेरे बच्चों, आप जानते हो कि जब कंडीशन खराब हो तो हम हर कंडीशन मानते हैं कि भाई साहब कुछ भी कहो, मेरी बात मान लो। तो इन्होंने कहा देखो आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है, आपने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर दिया, बंद अर्थव्यवस्था बना दिया। तो ऐसा करिए, इसको ओपन करिए, खुली अर्थव्यवस्था बनाइए। इसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ ग्लोब, पूरे विश्व का एकीकरण। इससे क्या होगा कि आप अपनी वस्तुओं को विदेशों में बेचेंगे, आपको भी पैसा आएगा, आपके रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे। हमने कहा जी चलो मान लिया, हमने अपनी अपनी इकोनॉमी को
खोल दिया, ओपन कर दिया, अब तो दे दो, कहा नहीं। दूसरी गलती क्या कर रहे हैं आप हर चीज अपने पास रखे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर को तो प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे रिजल्ट ये हो रहा है कि आपके वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्वालिटी नहीं हो रही है, और सबसे बड़ी दिक्कत है टैक्स नहीं आ रहा है। ज्यादा लोग कमाएंगे तो ज्यादा टैक्स आएगा ना, ज्यादा लोग का बड़ा बैच होगा तो ज्यादा नंबर आने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। मैं 2 ही लोग पे मेहनत करूं तब, और मैं 200 लोगों पे मेहनत करूं तब, तो मेरे पास ज्यादा अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस कब हैं? 200 पर, क्योंकि सबका अपना एक मतलब लिमिट होता है, आईक्यू लेवल, मेहनत करने का, समझने का क्षमता होता है। तो इनका आपको प्राइवेट इंडस्ट्री को प्रमोट करना होगा। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। तो अब देखो ध्यान से, बड़ी तेजी से प्राइवेट सेक्टर एलोबरेट किया गया पिछले कुछ सालों में। टेलीकॉम में पहले बीएसएनएल, एमटीएनएल था, आज ढेर सारी कंपनियां आ गई। एयरलाइंस में सिर्फ इंडियन एयरलाइंस था, आज ढेर सारी कंपनियां आ गई, है ना। कोल इंडस्ट्री सिर्फ सरकार के पास थी, अब प्राइवेट के पास पे आ गई, मतलब ढेर सारी चीजें हो गई। हमने कहा चलो ये भी मान लिया, अब तो दे दो। कहा नहीं, एक बात और मान लो। हमने कहा क्या? कहा आप हर चीज के लिए लाइसेंस मांगते हो, आपकी पॉलिसी इतनी टफ हो गई है कि लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो पॉलिसी को क्या करिए? इजी करिए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को इजी करने का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या है? इजी गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की आसान नीति। अब देखो एक एग्जांपल समझो। पहले मोबाइल भारत में नया है क्या? नहीं, मोबाइल बहुत पुराना है, 70 के दशक से है मोबाइल। लेकिन हमारे आपके हाथों में कब आया? 2015-16 के बाद, 17-18 के बाद, जब जियो आया। उससे पहले भी था, लेकिन घर में एक आध मोबाइल होता था, उसी से पूरे घर का काम चलता था। लेकिन अब धीरे धीरे हम सबके घरों में आ गया, हम सबके पास आ गया। क्यों? क्या मोबाइल जरूरत है? नहीं, मोबाइल सस्ता हो गया। पहले इनकमिंग कॉल 32 रुपये पर मिनट, 32 रुपीज पर मिनट, और आउटगोइंग कॉल 96 रुपीज पर मिनट। तो मोबाइल रखना और बात कर लेना अपने आप में क्या था? बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसा क्यों था? सरकार प्राइवेट को लाइसेंस ही नहीं दे रही है। अब जो गवर्नमेंट है उसको खरीद भी कम लोग रहे हैं, तो खर्चा कैसे पूरा होगा? ज्यादा महंगा करना, और ज्यादा महंगा करेंगे तो लोग और कम खरीदेंगे, तो खर्चा आपका पूरा नहीं होगा, तो आप और महंगा करेंगे, लोग और कम खरीदेंगे, साइकिल उल्टा चलेगा। अब इन्होंने क्या किया? इजी लाइसेंस ला दिया कि आओ, जिसको भी करना लाइसेंस लो और करो काम। अब इजी लाइसेंस लाने से कंपनी का कॉस्ट क्या हो गया? कम हो गया। कंपनी का कॉस्ट कम हो जाएगा, तो हम आगे वस्तु क्या दे पाएंगे? सस्ता दे पाएंगे। और सस्ता देंगे तो डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, जॉब ज्यादा। आज कंपनी 1 रुपये में मान लो पर मिनट दे रही है, तो क्यों? उसका कॉस्ट आ रहा है 10 पैसा, कंपनी कमा रही है 90 पैसा। पहले कंपनी 32 रुपये में दे रही थी, कंपनी का कॉस्ट आता है 31 रुपये 90 पैसा, कंपनी कमा कम रही है 10 पैसा। तो ध्यान से देखो, लोगों को मिल रहा है महंगा और कंपनी का प्रॉफिट है कम। अब गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया कि जाओ भाई अपने हिसाब से करो। अब कंपनी टेक्नोलॉजी लाती है, टेक्नोलॉजी ला करके चीज़ों को सस्ते में बनाती है, और हमें आपको इजीली अवेलेबल कराती है। पूछना अपने घरों में पापा दादाजी से, गाड़ी खरीदनी थी तो 2-2 साल 3-3 साल का नंबर लगता था, इतनी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन ही नहीं होता था। सीमेंट चाहिए तो 1-1 1.5 साल पहले नंबर लगता था। क्यों? सरकार की कंपनी सीमेंट बना रही है, प्राइवेट को अलाउ ही नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि सरकार से वो 100 रुपए का मिल रहा है, कस्टमर तक आते कहते 300 हो जा रहा है, क्योंकि बीच में ब्लैक मार्केटिंग होने लग रही है। तो ध्यान से देखो, सरकार नहीं कमाई और कस्टमर को महंगा मिल गया। अब हमने क्या किया? प्राइवेट को अलाउ किया कि लो अपना टेक्नोलॉजी लगाओ। कंपनी इसको कॉस्ट को लाती है 30 रुपए में, कमाती है 50 रुपए, और कस्टमर को देती है 80 रुपए। तो ध्यान से देखो, कस्टमर को सस्ता मिल गया, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया।
तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। मोटा मोटी समझ पाए लिबरलाइजेशन क्या है? इजी गवर्नमेंट पॉलिसी। एक कमेंट आया, उसका रिप्लाई करो तो। क्यों, आप लोग को असाइनमेंट मिला पॉलिटी का कुछ एमसीक्यू? ठीक, इकोनॉमिक्स का नहीं मिला होगा अभी, मिलेगा जैसे ये चैप्टर आज खत्म होगा फिर मिल जाएगा। उसमें वही उन्होंने कमेंट किया कि एमसीक्यू सीट अपलोड नहीं हुआ। बाकी जीएस का मिल रहा होगा। किस सब्जेक्ट का नहीं मिल? बायो का। और जो नहीं हुआ मिलेगा, ये देंगे। बायो का इंग्लिश में है? ना 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 ना, हिंदी में भी है। मिल गया, मिल गया, कोई बात नहीं। जिनको नहीं मिला अभी ब्रेक में दे ले लेना। हिस्ट्री का सबका मिलेगा। एक आध दिन में, अभी पहला बैच है जो हम देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तैयार कर रहे हैं, एरर प्रूफ फ्री कर रहे हैं। बीच में हो सकता है एक आध क्वेश्चन का आंसर गलत हो, तो टीचर से कंफर्म करना है। ये मत सोचना कि नहीं टीचर ने गलत बताया, हो सकता है हमने गलत बताया हो, लेकिन कंफर्म करना है, ताकि वो बी को सी, टाइपिस्ट कई बार गलत कर देता है, तो डिस्कस कर लेना है। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो पूछ लेना। जैसे एक वर्ड था आरईपी पॉलिटी वाले में, तो बोल आरईपी का फुल फॉर्म क्या है? रिपील्ड। जैसे हमने पार्ट 7 को रिपील्ड कर दिया था, हटा दिया था, किए हो क्वेश्चन? कुछ लोग इशारा करें नहीं किए तो मारेंगे, फिर नहीं किए हैं तो फिर फायदा क्या हुआ देने का? है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में भाई। बाइलिंगुअल है, ऊपर इंग्लिश में लिखा, नीचे हिंदी में, देख उसको। वहां हिंदी में रेप हो गया होगा, आरईपी पर ए और प हो गया होगा, तो उतना तो दिखेगा कि रेप क्या हो गया पॉलिटी में, तो चेक करेगा। उसको बड़ी सीरियस करो। हमें बहुत चुनौती बन रही है हर टॉपिक का एमसीक्यू बनाना, लेकिन हमने अपनी टीम को कहा कि भले कुछ और करो ना करो, ये करो। तो उसको करोगे तभी फायदा है। आप में से कुछ लोग इशारा करें नहीं किए हैं, तो फिर देख लेना। लिबरलाइज, हाँ, अब लिबरलाइजेशन का एक एग्जाम्पल समझो। अभी एसएससी का फॉर्म भरना मुश्किल है क्या? नहीं, ग्रेजुएट हुई है भर दीजिए। मान लो इसको टफ करना हो, एसएससी का फॉर्म वही भरेगा जिसका मिनिमम एज 22 साल हो, मैक्सिमम एज 23 साल हो। वही भरेगा जिसके मिनिमम मार्क्स 70% हो, मैक्सिमम मार्क्स 75% हो। वही भरेगा जिसके घर में 3 लोग गवर्नमेंट जॉब में हो। वही भरेगा जिसके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो। वही भरेगा जिसने कोई और गवर्नमेंट जॉब ना भरा हो। तो ध्यान से देखो, इतने कंडीशन लगा दिए कि 99% को फिल्टर कर दिए। यही गवर्नमेंट लाइसेंसिंग में करती है कि इसके लिए ये लाइसेंस, इसके लिए लाइसेंस, इसके लिए लाइसेंस, इसके लिए लाइसेंस। तो बिजनेसमैन कहता है ऐसा करो भाई, हम तो करते ही नहीं। ऐसा पहले चला करता था, अब बहुत इजी हो गया चीज़ों को करना। तो इसी को इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं बच्चों? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे आया। ये जो आया है, ये आया था 1991 में। कितने तारीख को? 24 जुलाई 1991 को। और सरकार ने बहुत बड़े चेंजेस कर दिए। 8 उद्योग रख लिए किसके पास? खुद के पास। और बाकी सारा किसको दे दिया? प्राइवेट को। कहा आप करो, चलो कहीं दिक्कत होगी तो हम भी आएंगे। लेकिन ध्यान से देखो, ज्यादा फोकस किसको कर दिया गया है? प्राइवेट को। सब ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम 8 ही रखेंगे। और लाइसेंसिंग में सिर्फ कितने रखे गए? 18। और आज भाइयों कितना तारीख है? ये आज तो, अब तो डेट भूलना शुरू हो गया ना। हाँ फिर ठीक है, फिर तुम गुरुकुल की तरफ आ गए हो। 15 है आज। ठीक, यदि डेट नहीं भूल रहे हो तो अभी हुए नहीं हमारे पूरी तरीके से। 15 सितंबर 2024 को कितनी इंडस्ट्री हैं जो सरकार के पास है? 12 नहीं, कम हुआ होगा, बढ़ेगा क्या? 2 इंडस्ट्री। बताएंगे कौन कौन सा? बाकी सारा किसको दे दिया? प्राइवेट को। लेकिन कहीं कहीं हम भी साथ में हैं उनके। और लाइसेंसिंग में कितने? 5। तो एक बार बनाओ, फिर लैंग्वेज में लिखते हैं। आईएमएफ को पैसा कहाँ से मिलता है? ये बहुत अच्छा बात है। मेंबर कंट्री देते हैं। भारत पहले लोन लेने वालों में था, अब भारत लोन देने वालों में। मोदी जी कहते हैं ये देश की शक्ति है, लोग कहते हैं नहीं, ये पहले ही हो चुका है।
1991 में, तो मेंबर कंट्री देते हैं। हाँ, आईएम शुरू से मेंबर है। भारत लगभग लगभग क्या, आपके एसएससी लेवल पे जितने क्वेश्चन आते हैं सबका भारत फाउंडर मेंबर रहा है। हम लोग किसी की शादी में जाके कुछ करें ना करें लेकिन जाते जरूर हैं, तो वो वाली बात है। भले बुराई कर दें कि गोलगप्पा ठीक नहीं था, लेकिन जाते हैं। यार सरदार तुम चले जाओगे तो मन कैसे लगेगा हम लोग का, हम लोग तो यही टेंशन, तुम्हारा तो दिल लग जाएगा। हैं? सब टीचर दुखी हो गए ना। हाँ। आज क्या आया था? आज आधा फार्मूला इसके नाम से याद हो रहा था। चलो कोई नहीं, इसका फोटो लगा लेंगे। मैथ का कोई चैप्टर पूरा हुआ अब तक? ठीक है, जिस दिन पूरा होगा बैठना है 3 घंटे क्लास में, रात वाले शिफ्ट में, और सबसे सबका क्वेश्चन होना चाहिए। 2 डाउट टीचर बैठेंगे, और जिसका नहीं होगा देख लेना फिर। और सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गया है, अगले 1 महीने में बना देंगे। आपके घर वालों को एक एक बात का रिपोर्ट जाएगा कि कितनी बार लीव रिपोर्ट लिया, कितनी बार रूम रिपोर्ट लिया है, कितनी बार कहाँ गया है। और पता चला वो आपके बैच के 1-2 को भगाया भी है फ्राइडे में। कोई एनर्जी ड्रिंक ले लिया था सर। हाँ। और मैंने कितनी बार मना किया था कि भाई सीरियस रहना है इस मामले में। तुम्हारे ही बैच के रहे होंगे ना? नहीं नहीं, है तो नए वाले ही, पुराने वाला नहीं करेगा। 2 ही दिन हुआ था। अरे बाप, एक ही दिन में? बहुत महंगा पड़ गया यार उसको तो। इसीलिए वो समझ नहीं पाया, उसको लगा ऐसे ही चल रहा होगा। लिखते रहो, बाकी लोग लिख दिए। हाँ। नहीं, ये सब नहीं लिखना है, हम बताएंगे क्या लिखना है, पहले टेबल लिख लो फिर बताते हैं। हाँ हाँ, सब लिखवाएंगे। टेबल बन गया सबका। अब नीचे टेबल के नीचे हेडिंग डालो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, 1991 की औद्योगिक नीति। हाँ। ट्राई कर रहे थे। ये सब डिसीजन क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट डिसीजन होते हैं। जब सरकार को, मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये करो, और स्ट्रिक्टली करवा दिया, तो उसके विरोध के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो स्ट्रिक्ट डिसीजन ले पाएंगे। जैसे राजीव गांधी जब कंप्यूटर लाना चाह रहे थे, पूरा देश विरोध में था, कहा गलत है, ये कंप्यूटर आएगा बेरोजगारी हो जाएगी ये वो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम लाएंगे। तो देखो आज उनके मजबूत डिसीजन से देश को फायदा हुआ। यहाँ भी हम जब 1991 में पॉलिसी ला रहे थे, तो मनमोहन सिंह के प्रयासों से ला पाए। मनमोहन सिंह पहुंच गए आईएमएफ में कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, समय से पहले ही पहुंच गए, जैसे नहीं तो हमारी स्थिति पाकिस्तान से बहुत अच्छी थोड़ी ना होती। हम थोड़े से डेमोक्रेटिक रहे हैं, इसलिए हम बच पाए। सबको पता है कि पढ़ने से सिलेक्शन होगा, नहीं सीरियस पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लाइफ बढ़िया सेट नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बच्चे ने क्यों डिसीजन लिया, दिल नहीं लग रहा है, होगा होगा नहीं होगा क्या दिक्कत है। ऐसे ही बीच बीच में हम कई बार घबराएंगे और छोड़ते चले जाएंगे। मीनिंग क्या है कि देश चलता है, परिवार चलता है, संस्था चलती है, लाइफ चलता है स्ट्रिक्ट डिसीजनों से। लुंज पुंज होने से नहीं चलता है। लुंज पुंज होंगे तो ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा नहीं चल रहा है। तो सरकार कोशिश तो कर रही थी करने के लिए, लेकिन स्थिति नहीं बन पा रही थी। फिर जब आईएमएफ ने कहा कि भाई ये करना ही पड़ेगा, तब उन्होंने कहा जी चलो ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मजबूरी थी, नहीं तो हम इतने स्ट्रिक्ट डिसीजन भारत में जनरली नहीं ले पाते हैं। जो मोदी जी का किसान बिल था गलत थोड़ी ना था, लेकिन देखो किसान रोड पे आ गए, खत्म। फार्मर बिल गलत थोड़ी ना था, लेकिन रोड पे आए, उन्होंने कहा ठीक है भाई, मेरा क्या दिक्कत है, रहने दो। सबसे ज्यादा परेशान कौन है आज के डेट में? किसान। और सबसे ज्यादा फायदे में कौन है? मीडिएटर।
उन्होंने कहा मीडिएटर को हटाते हैं बीच से, सीधे उनको मार्केट से जोड़ देते हैं। मीडिएटर ने आके किसान को भड़का दिया। किसान बेचारा सीधा साधा कहा हाँ यार ये तो गलत है, हमें तो गुलाम बना देंगे। अरे तुम गुलाम हो ही, कभी इंडस्ट्री आके तुम्हारी जमीन खरीद ले रही है, कभी कोई बिजनेसमैन आके खरीद ले रहा है और उस पर करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, और तुम्हारे बेटे को 10,000 की नौकरी देके मजदूर बना ले रहा है, सिक्योरिटी गार्ड बना ले रहा है, तुमको समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्या मतलब है, देश में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बहुत मजबूत हृदय चाहिए। तो मोदी जी कहते हैं मेरे पास है, ऐसा बीजेपी के लोग कहते हैं। कल उन्होंने कुरुक्षेत्र में रैली किया था, सुना हो तो हरियाणवी बोल दिया, तो सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहा है कि हरियाणवी का मजाक बना दिया, ऐसे हरियाणवी बोलते हैं क्या। अब कोई विरोध नहीं करना है तो यही विरोध कर रहे हैं। खैर, आप लोग लकी हैं कि आप उन सब बीमारियों से दूर हैं। क्या चल रहा है सोशल मीडिया में, कौन किसको क्या कर रहा है, मतलब मजा आ रहा होगा आपके दिमाग को कि यस ये है जिंदगी, रिलैक्स। बस किसी किसी का दिल नहीं लग रहा है। हाँ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 हेडिंग डालना है। ये टेबल हो गया, अब उसके टेबल के नीचे हेडिंग डालो, औद्योगिक नीति 1991, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। औद्योगिक नीति 1991। तुम लोग क्या एसी भी चला रहे हो और खिड़की भी खोले हो, क्या वजह है? अच्छा, तितली को बचाने के लिए। अब तो तितली बच गई। तुम तो निकम्मे मच्छर को भी नहीं मारते होगे फिर तो, है? मच्छर है ही नहीं, आने दो ठंडी। खेतों के बीच में हो तुम। है। वो तो हम बीच बीच में स्प्रे करते रहते हैं, इसलिए आप तक मच्छर नहीं पहुंच रहा है। हाँ, हम स्प्रे करवाते रहते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 लिख दिए। लिखो, दिस पॉलिसी वाज अनाउंस्ड ऑन 24 जुलाई 1991। इस नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई। दिस पॉलिसी वाज अनाउंस्ड ऑन 24 जुलाई 1991। 24 जुलाई 1991 को घोषित किया गया बाई डॉक्टर मनमोहन सिंह। 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया। अनाउंस्ड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया। अब लास्ट ईयर सीडीएस में क्या पूछा वो सीखते हैं, सॉरी सीपीओ में। तो लिखो, दिस पॉलिसी इज नोन एज एलपीजी पॉलिसी। इस नीति को एलपीजी नीति कहते हैं। दिस पॉलिसी इज नोन एज एलपीजी पॉलिसी। इस नीति को एलपीजी नीति कहते हैं। एलपीजी पॉलिसी, एलपीजी नीति कहते हैं। अब मेरे बच्चों एलपीजी का फुल फॉर्म लिख लो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये लिखोगे? नहीं, लिखो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सीपीओ में पूछा गया कि 1991 में क्या नहीं किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। तो पता है तो आप कर लोगे, क्या नहीं किया था? सेंट्रलाइजेशन। इसी को उल्टा पूछ ले, सेम अगले शिफ्ट में पूछा गया 1991 में क्या किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। सीजीएल 23 का जो प्री था उनमें तीनों का डिफिनीशन पूछा गया। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? तो इजी गवर्नमेंट पॉलिसी, आसान सरकारी नीति है। राजकुमार, किसको लिखना चाहते हैं? सब लिखवाएंगे राजकुमार, आप टेंशन ही नहीं लीजिए। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? एलपीजी कहते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म लिख लिया आपने। एक पॉपुलर सा क्वेश्चन है कि जब 1991 की पॉलिसी घोषित हुई थी तो देश का प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। गुड, ये यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन है। तो लिखो, दिस पॉलिसी इज नोन एज राव मनमोहन पॉलिसी। इस नीति को राव मनमोहन नीति भी कहते हैं। दिस पॉलिसी इज नोन एज राव मनमोहन पॉलिसी।
राव मनमोहन नीति भी कहते हैं, राव मनमोहन पॉलिसी, राव मनमोहन नीति भी कहते हैं। अब चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। राव कौन? पीएम पीवी नरसिम्हा राव, और मनमोहन कौन? फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। मतलब आपको हमको सबको शुक्रगुजार होना होगा मनमोहन सिंह के इस डिसीजन का। दिक्कत ये है कि वो कांग्रेसी हो गए हैं, तो इसलिए हम उनको उतना शुक्रगुजार नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज ये बहुत सम्मान के उदाहरण है। राहुल गांधी की मम्मी ने इनकी इज्जत खराब कर दी। एक मूवी बनी थी एक्सीडेंशियल एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, देखा? मनमोहन सिंह के जो पीए थे उन्होंने बुक लिख दी। मनमोहन सिंह पूरे जीवन उनसे बात नहीं की, मतलब अब नहीं करते उनसे बात। यार तुमने तो मेरी इज्जत उतार के रख दी। एक तो मनमोहन राहुल गांधी की मम्मी ने ऐसी तैसी कर दी, उसका तूने बुक लिख के पूरी दुनिया को बता दिया कि मेरी कोई औकात नहीं थी। तो ऐसा बताते हैं कि मनमोहन सिंह उनसे बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी आईएएस होता है जो पीए होता है, तो उसे तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन नाराज हो सकते हैं। अब हमारी आपकी आपस की बात आप लिख लिख के सोशल मीडिया बताते रहे कि आज ठीक नहीं है, तो ठीक, तो प्यार कम हो जाएगा, ऐसा मनमोहन सिंह कहते हैं। तो हमने क्या कहा? पीवी नरसिम्हा राव पीएम और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर। इस पॉलिसी को और क्या कहते हैं? तो लिखो, दिस पॉलिसी इज नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसे नई आर्थिक नीति भी कहते हैं। दिस पॉलिसी इज नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसे नई आर्थिक नीति भी कहते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति भी कहते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। क्यों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कह रहे हैं, समझ पाए? पूरा ही यू टर्न हो गए हम। पहले गवर्नमेंट पे थे, प्राइवेट हो गए। पहले सेंट्रलाइज थे, डिसेंट्रलाइज हो गए। पहले क्लोज थे, ओपन हो गए। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। अगला, इट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी। इसे आर्थिक सुधार नीति भी कहते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, आर्थिक सुधार नीति भी कहते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, आर्थिक सुधार नीति, इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी। तो 3 नाम हो गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी और राव मनमोहन, 4 नाम हो गए। बल्कि अब इसमें क्या क्या हुआ वो तो आप देख चुके हैं। अब क्वेश्चन था कि कितनी इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट के पास है, तो हमने कहा 2। तो 2 कौन कौन सी हैं? एक तो रेलवे, और कुछ लोग कह रहे हैं एजुकेशन। एजुकेशन में प्राइवेट लोग नहीं हैं, ऐसे मत बोलो यार। एजुकेशन में प्राइवेट ना रहे तो वैसे ही स्थिति खराब है देश की। रेलवे, और कुछ लोग कह रहे हैं डिफेंस। आपको नहीं पता है कि रॉकेट लॉन्चर रिलायंस भी बना रहा है, टाटा भी बना रहा है। तो डिफेंस में प्राइवेट लोग भी आ गए हैं। स्पेस में तो बहुत सारे प्राइवेट हैं भारत में। इसरो को छोड़ के और भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं। बल्कि इसरो जो कुछ है सब कुछ आउटसोर्स कर रहा है, अपने तो बना ही नहीं रहा है। जैसे एसएससी सब कुछ आउटसोर्स कर रही है, न पेपर बना रही है, न रिजल्ट दे रही है, सब कुछ कोई और ही कर रहा है। सिर्फ नाम है कि ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, सिलेक्शन प्राइवेट वाला करेगा। ये दूसरा लिख लो, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। परमाणु ऊर्जा उत्पादन, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। इन फ्यूचर
यदि मोदी जी को इस पर बहुमत मिल गया होता तो पक्का रेलवे को प्राइवेट कर देते। और रेलवे वास्तव में प्राइवेट होनी चाहिए। किसी घर में रेलवे में हो तो बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन रेलवे की स्थिति ज़्यादा खराब है। रेलवे घाटे में है और रेलवे में चलने वाला टीटी फायदे में है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। सारे ड्रामे रेलवे में, कुछ लोग सीट उखाड़ के लेके जाते हैं, कुछ लोग मग उठा कर ले जाते हैं, कोई ड्रामा, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई निकम्मा था, हथौड़ी से वंदे भारत तोड़ रहा था, और कुछ लोग वीडियो बना मारे, उसके पिताजी का है, नहीं हम तो तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं, हम तो जोड़ तो पाए नहीं कुछ, तो इसलिए। तो जिस दिन ये प्राइवेट हो जाएगी, अभी हालांकि दूसरा डायमेंशन भी है, आपको पता चलेगा जब जाओगे तो मैक्सिमम अच्छी अच्छी चीजों को कबाड़ में दिखा के बेच देते हैं जो ऑफिसर्स हैं। और कई कई लाख, कई कई करोड़ का सामान कई कई हजार में कबाड़ में बेच दिया जाता है। मतलब हर तरीके से नोचा खचोचा जा रहा है उसको। लेकिन चूंकि सरकारी है तो कोई उसका माई बाप नहीं है, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो। और कहते हैं गरीबों के लिए है रेलवे। क्या वास्तव में गरीबों के लिए? नहीं। पूरे रेल में दो ही जनरल डब्बे हैं, एक शुरू में एक लास्ट में। 2 मिनट रुकेगी, घुस के दिखा दो, घुस गए तो हिल के दिखा दो, हिल गए तो बैठ के दिखा दो, बैठ गए तो उठ के दिखा दो, उठ गए तो उतर के दिखा दो। मतलब इतनी चुनौती है, लेकिन चल रहा है, कोई बात नहीं। और उसी रेलवे में कोई पैसा दे करके आराम से लेट के सो करके आ रहा है, सेकंड टायर और 3 टायर, कि भाई हम 3 लेयर वाले में नहीं घुसेंगे। अरे सोचते कैसे हो? कंपलसरी कर दो कि 3 टायर रहेगा, कंपलसरी कर दो पूरा जनरल डब्बा रहेगा। कहीं तो गरीबों के लिए भी सोचो। ना ना ना, ऐसी गलत बातें मत करिए, भारत माता की जय ऐसा करके अब मैं चुप। तो देश ऐसे ही चल रहा है कि जब काम की बात करोगे तो देश पहले आ जाएगा, अदरवाइज पार्टी और परिवार। अभी जैसे हरियाणा में चुनाव चल रहा है, तुम अपने परिवार वालों से पूछना, वो देख रहे हैं किस जाति के कैंडिडेट को टिकट मिला है। अरे सोच कैसे रहो यार, इतना पढ़े लिखे सबसे रिच स्टेट से हो, किस धर्म को मिला है, ऐसे वोट हो रहा है। जीजा चुन रहे हो, नेता चुन रहे हो, लेकिन चलो चल रहा है। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो पॉलिसी कैसी बनेंगे आप भी जानते हैं। हरियाणा में, मतलब कोई बुरा नहीं मानो, ऐसे बता रहा हूँ, जब से बीजेपी आई, एग्जाम टाइम पे होना, योग्य परिवार के बच्चों की भर्ती होना, गरीब परिवार के लोगों को मौका मिलना शुरू हुआ। नहीं तो पहले सिस्टम अलग ही था, जो होंगे उनको पता होगा। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है कि किसको मिल रहा है, हमें तो जिसका बनेगा उसका जय। हाँ हाँ हाँ, कांग्रेस का निशान है। तुम तो निकम्मे, उंगली कटवा दोगे हमारा। हाँ, तो पहला हो गया रेलवे, और दूसरा हो गया न्यूक्लियर। अब है लाइसेंसिंग में कौन कौन है, तो इन लाइसेंसिंग वालों का नाम लिखते हैं। पहला, प्रोडक्शन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, तंबाकू उत्पाद का उत्पादन, तंबाकू उत्पाद का उत्पादन, टोबैको प्रोडक्ट। हाँ, इसका लाइसेंस देना पड़ेगा बनाने के लिए। आपको आश्चर्य होगा कि देश के 16 राज्यों में टोबैको बैन है। उसमें हरियाणा भी है, उसमें दिल्ली भी है, उसमें पंजाब भी है। लेकिन दिक्कत है कि वो अलग अलग मिलता है ना भाई, गुटखा नहीं मिलता है। 2 पैकेट मिला के खाओगे तो गुटखा है। पता नहीं कौन कैसे पॉलिसी बनाता है, मेरे नहीं समझ में आता, लेकिन चल रहा है बढ़िया कि हाँ हरियाणा टोबैको फ्री स्टेट है। बोले जी मैं तो खा रहा हूँ। कहाँ कहाँ खाए हो? बोले देखो, का पैकेट दिखाओ कहाँ से खाए। कहा जी ये वाला। कहा ना ना, ये का ये टोबैको नहीं है, जब मिला के मैं खाऊंगा तब टोबैको है वो। मैंने खुल के ड्रामा है, लेकिन चलो चल रहा है। असम देश का पहला राज्य है जो पूरी तरीके से टोबैको फ्री स्टेट है। ना वहाँ बनाया जाता है, ना वहाँ खाते हैं। वैसे ही नकली होगा। कोई असम से है तो वो एग्जैक्ट बता पाएगा कि सच्चाई में ऐसा है या नहीं है। मतलब जीके के लिए मुझे आपको बताना है कि देश का पहला राज्य जो पूरी तरीके से जीरो टोबैको स्टेट घोषित हुआ है वो है असम। अब होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि देश में एक बार पूरे देश में अल्कोहल बैन था इंदिरा गांधी के टाइम में। तो क्या लग रहा है, वो लोग पीते होंगे? नहीं पीते होंगे। फिर चालू करना पड़ा। बिहार में अल्कोहल बैन है।
सरकार को छोड़ के सबको पता है कि मिलता है, यही है ना। सरकार को छोड़ के सबको ही फायदे में है वहां। पुलिस वाला अलग फायदे में है, गांव में तुम में से भी कुछ निकम्मे शराब बेच के फीस कमा के लेके आए होंगे। हर बैच में एक दो आते हैं कि जी हम 6 महीने शराब बेचे थे तो इतना पैसा इकट्ठा किया, हमको इंस्पेक्टर बनना है। मैं तेरी कमाई गलत है। कहा नहीं सर, हम गलत तरीके से नहीं कमाए, हमने तो दूसरों का दुख दूर किया था। तो हाँ, दर्द दूर किया था। तो पहला है टोबैको प्रोडक्ट, दूसरा है एल्कोहलिक प्रोडक्ट, एल्कोहल उत्पादों का उत्पादन। एल्कोहल, देश में पहला राज्य गुजरात है जो पूरी तरीके से टोबैको एल्कोहल बैन है, और दूसरा बिहार है, और एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में। मतलब 3 स्टेट हैं जो अल्कोहल को ऑफिशियली बैन किए हुए। लेकिन गुजरात में तो बार में जाके पी सकते हो, होटलों में जाके पी सकते हो लाइसेंस लेके। मतलब अमीर आदमी पी सकता है, गरीब आदमी नहीं पी सकता है गुजरात में। लॉजिक तो यही है। रूम में लाके पीते हैं, गुजरात में पीता है रूम में लाके। मतलब गलत तरीके से, इलीगल है, हम तो लीगल बात कर रहे हैं। जितने मुस्लिम कंट्री हैं बच्चों, उनमें अल्कोहल बैन है, हराम मानते हैं। लेकिन जो वहां का एलिट सोसाइटी है वो पी सकता है, उनके लिए हराम नहीं है। तो यही ध्यान समझो इस गेम को, कि जो पॉलिसी मेकर है वो अपनी सुविधा से कानून बनाएगा कि देखो भाई अल्कोहल गलत है, ये नहीं पीना चाहिए। लेकिन चूंकि हमें मजबूरी है, हमें पॉलिसी बनाना है, तो हमें थोड़ा बहुत पीना पड़ेगा, बहुत टेंशन है, ऐसा करके। लेकिन आप देखोगे गल्फ कंट्रीज, इन देशों में तो रेप वोप का केस नहीं है। हालांकि महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ। जैसे भी इसमें अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार है, हर साल कुछ नया नया लॉ पास करता रहता है। अभी 3 साल पूरा हुआ था उनका 10-12 दिन पहले। तो उन्होंने कहा, लास्ट ईयर कहा था कि महिला का कोई अंग नहीं दिखना चाहिए। बोले जी आंख तो दिखा, कहा चश्मा पहन लो, दिख नहीं जाना चाहिए कोई दस्ताना ये वो सब पहन के। अब दिक्कत क्या है कि महिला बोल दे रही है बीच में कहीं दुकानों में कहीं। तो ऑर्डर पास किया कि महिला की आवाज उसके पति की आवाज है, पर्सनल है वो प्रॉपर्टी, तो उसकी आवाज भी किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए। यदि सुनाई दे गया तो गोली मारेंगे। ये अभी 15 दिन पहले का अफगानिस्तान में। तो ये मीनिंग क्या है, अब वहां की सोसाइटी वैसी ही है। तो सरकार को जो मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, एक्चुअल में सरकार नहीं है, हम हैं। बेईमान लोग बेईमान सरकारें चुनते हैं, कभी भी ईमानदार लोग बेईमान सरकार नहीं चुनेंगे। तो हम भले कह रहे हैं सरकार बेईमान है, ये है वो है, लेकिन एक्चुअल में चुनने वाले हम हैं। तो सरकार समाज का ही प्रतिबिंब होता है। आरोप भले हम लगा दें कि ये करप्ट वो करप्ट, लेकिन जब हम अपने घरों में उठा के देखेंगे तो लगेगा थोड़ा बहुत तो हम भी हैं। तो ये, तो हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि अल्कोहल अच्छी चीज नहीं है इकोनॉमिक्स के हिसाब, सोसाइटी के हिसाब से। लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से अच्छी चीज है। टैक्स आता है, और जो चीज बेचने से टैक्स आता है वो बेचना चाहिए। लेकिन आपको लाइसेंस लेना होगा, नहीं तो कोई भी बनाने लगेगा तो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेगा, किसी की डेथ हो जाएगी या दूसरा सरकार को बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए लाइसेंसिंग का क्राइटेरिया लाया जाता है। तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, खतरनाक रसायनों का उत्पादन। प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, खतरनाक रसायनों का उत्पादन। हार्मफुल केमिकल्स का मतलब क्या है बच्चों? पेस्टिसाइड, एसिड, है ना, जो डेंजरस हैं स्वास्थ्य के लिए, जैसे कीटनाशक जिनको हम बोलते हैं। ये घरों में नहीं होने चाहिए। कई गांव में आप सुनते होंगे कि महिला लड़ी और कीटनाशक पी लिए। तो वो इतने डेंजरस हैं, वो होने ही नहीं चाहिए। अभी हमारा कोई जानकार था, आप ही लोग के स्टूडेंट के, उनके मदर ने उनकी बेटी को डांट दिया। नहीं, दोनों बहनें लड़ रही थी, तो एक को थप्पड़ मार दिया, दूसरे को नहीं मारा। तो जिसको थप्पड़ मारा वो डिप्रेस हो गई, मतलब गुस्से में आ गई, और उसने उठा के दवाई पी लिया।
जब तक हॉस्पिटल ले जाते तब तक खत्म। तो मीनिंग क्या है, ये चीज़ें इतनी इजीली भी घर में अवेलेबल ना हो, ये लॉक हो, मतलब क्यों, वो जहरी हैं। तो अब बच्चे हैं 16 साल 17 साल के, वो इमोशनल कंट्रोल ही नहीं है। आप ही लोग मान लो, जैसे अमेरिका में गन अवेलेबल है इजिली, तो क्या करता है, कोई भी क्लास में लाया आके दो को मार दे गया, मास्टर जी कोई बात नहीं बेटा, ठीक ना ना मास्टर जी, डेली डांट रहे थे आज डांटो। तो वहाँ क्या है, इजिली अवेलेबल है, गन कल्चर है। अभी जो वहाँ चुनाव चल रहा है उसमें ये मुद्दा आ रहा है कि गन कल्चर को बैन करेंगे, तो कह रहे हैं कि नहीं, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो जब इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जैसे हमारे में लाइसेंस लेना अपने आप में एक टफ टास्क है और एक अच्छी चीज है, गुस्सा सबको आता है, और जब ये चीजें हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि पेस्टिसाइड यदि कोई बनाएगा तो कुछ नॉर्म्स के तहत बनाएगा, कुछ लाइसेंसिंग के तहत बनाएगा। बहुत सारे पेस्टिसाइड बैन है भारत में इन्हीं वजहों से, लेकिन खुलेआम बिक रहे हैं, नाम बदल करके बेचे जाते हैं। और मजबूरी है सरकार की भी कि किसान की जरूरत है, तो सरकार के ऑफिसर भी आंख मुंदे हुए हैं, बस कंपनी से भाई की 3 लाख रुपया और बढ़ा देना है यार, तुम गलत काम कर रहे हो, तो नहीं तो देख लो तुमको बंद करना पड़ेगा। तो ठीक है सर, इस महीने 3 लाख दे देंगे। तो ऐसे ऐसे काम चल रहा है। चौथा लिखो। हाँ, ओपीएम का प्रोडक्शन भारत में सिर्फ गवर्नमेंट करता है, भारत में। अफगानिस्तान में सभी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट करती है ओपीएम। हाँ, तीसरा लिखे, चौथा, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, औद्योगिक विस्फोटकों का उत्पादन। प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, औद्योगिक विस्फोटक का उत्पादन। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, औद्योगिक विस्फोटक। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव समझते होंगे आप, आरडीएक्स। जैसे मान लो हमें कोयले की खदान खोदनी है, तो मैं इंडिविजुअल खोदने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम विस्फोट लगा करके उसको उड़ा देते हैं, और फिर उसके बाद खुदाई करते हैं तो ईजी हो जाता है। तो आरडीएक्स आता है इसमें, टीएनटी आता है, टीएनजी आता है, बड़े 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 विस्फोटक। और नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, रक्षा उपकरणों का उत्पादन। डिफेंस इक्विपमेंट, रक्षा उपकरणों का उत्पादन। डिफेंस इक्विपमेंट मतलब मान लो रिलायंस को रॉकेट लॉन्चर बनाना है, सैटेलाइट बनाना है, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेना होगा, तब जाके हम उसको बना पाएंगे। इनके अलावा मेरे बच्चों जो कुछ भी आप जानते हैं वो या तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, या तो उसमें प्राइवेट का भी रोल होता है। तो एक बेसिक सी शुरुआत की थी हमने, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, मिक्स इकोनॉमी क्यों है, भारत कैसे चला था और कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, अदरवाइज हम चैप्टर शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन है? नहीं। तो चलिए, हमने लिस्ट बनाया था, लिस्ट में पहला चैप्टर क्या लिखा है? बैंक। तो हेडिंग डालिए बैंक। कह रहे हैं कि एक बार और बता दो पांचों, ऑनलाइन में पूछ रहे हैं। तो हमने पहला पार्ट बताया था प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। टोबैको का मतलब है जिन जिन चीज़ों के बनाने में टोबैको प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है वो सब टोबैको में आ जाएंगे। सिगरेट, सिगार, गुटखा, कुछ भी ऐसा जो भी हम नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार बंद क्यों नहीं कर देती? नहीं, चलो टैक्स आता अच्छी बात है, लेकिन जिस कीमत पे आ रहा है वो ठीक तो है नहीं। जिस कीमत पे आ रहा है, मान लो आप सबको पता है कि ज़्यादा टोबैको के यूज से कैंसर एक नॉर्मल बीमारी है। पहले आपने उसे टैक्स लिया, फिर उससे आपने कैंसर का हॉस्पिटल खोला और साइकिल वही चलाया, तो वो उचित नहीं है। लेकिन इन सब ये ऐसे निर्णय हैं जो बहुत कठोर निर्णय हैं,
यदि आपके घरों में कोई टोबैको यूज करता है, अल्कोहल यूज करता है, तो आप देखो उसके अपने खुद पे कंट्रोल नहीं है। और ये भारत जैसे देश में मतलब मुश्किल से ही है। हम में खुद ही आप अपनी इच्छा से आते हैं, तब भी आपको कंट्रोल करना हमारे लिए एक चुनौती हो जाती है। सोच के देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई सरकार ये करना चाहेगी? यहाँ तो बिना बात का विरोध होता है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। डेमोक्रेसी में अपनी सुविधा से हम सरकारों के फैसले को सही गलत ठहरा रहते हैं, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मुझे योगी की बात अच्छी लगेगी, मैं मुस्लिम धर्म का हूँ तो मुझे ओवैसी की बात अच्छी लगेगी, मैं हरियाणा में हूँ तो हरियाणा का नेता हरियाणा के बारे में बात करेगा तो मुझे अच्छा लगने लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं किसी और स्टेट से हूँ, जैसे महाराष्ट्र में देखते हो कि बाहरी को भगाने का बात चलता रहता है, तो यही करके किसी ने शिवसेना नामक बड़ी पार्टी बना ली और उसके पार्टी का आधार ही है महाराष्ट्र सिर्फ मराठियों के लिए। और वहां के लोगों को सुन के अच्छा लगा कि यस, अरे महाराष्ट्र मराठियों के लिए कैसे हो सकता, भारत भारतीयों के लिए। आप क्षेत्र वाइज कैसे बांट रहे हैं? लेकिन चूंकि मुझे पता है कि मैं नेशनल लीडर नहीं बन सकता हूं, क्षेत्रीय लेवल पे मैं बन सकता हूं, तो क्षेत्र की जो समस्या है उसको उठा दूंगा। 150 लोग मेरे पीछे उठ खड़े होंगे। जब मैं वो भी नहीं कर पाता हूं तो मैं जाति का झंडा लेके खड़ा हो जाता हूं। मैं वो भी नहीं कर पाता हूं तो मैं धर्म का लेके खड़ा हो जाता हूं। और ऐसे चल रहा है। तो सरकारें नहीं बैन कर पाएंगी, इस कीमत पे टैक्स नहीं आना चाहिए, लेकिन चल रहा है। और बहुत सारी बुराइयां हैं यार। हम तो वो भी सब सहमत, हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा पे खर्चा 50% करो जीडीपी का, 2% कर रहे हो, 30% कर दो, उस पर बात नहीं हो रही। स्वास्थ्य में आप 1%, 100% कर रहे हो, कम से कम 20% कर लो। एक एवरेज परिवार के घरों में कोई बीमार हो जा रहा है तो जमीन बिक जा रहा है, इतनी बुरी स्थिति है। कोई गाइडलाइन नहीं है कैसे क्या होगा, बीमारी कुछ, ऑपरेशन कुछ, इलाज कुछ, मार दिया। इतने बदमाश हो गए हैं डॉक्टर। लेकिन चल रहा है, चल रहा है। मैं एक फैक्ट गलत पढ़ा दूंगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं एक दिन आऊंगा, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं, मैंने पहली क्लास में कहा था, याद हो आपको, लास्ट क्लास में, कि प्राइवेट संस्थाओं का उत्पन्न होना ये साबित करता है कि सरकारी संस्थाओं ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। सरकारी संस्थाएं यदि अपना काम अच्छे से करती हैं तो प्राइवेट की जरूरत नहीं थी। आप इतने साल पढ़ने के बाद क्यों कोई बच्चा दोबारा छोटे बच्चे के तरीके से रहेगा? क्यों दोबारा पढ़ाई करेगा? 15 साल वो डिग्री लेके आया था, क्यों दोबारा क्यों पढ़ाया जा रहा है? कोई तो बताओ। 60-65 साल की जिंदगी है, 70 साल की, उसका तुम 25 साल तो खराब कर दे रहे हो पढ़ाई में। इसका जवाब तो दो कोई, कि यदि किसी व्यक्ति के पैदा होने के बाद उसका 1/3 जीवन एक 0% वाले काम में खराब कर दिया, तो कौन जवाब दे इसके लिए? दुनिया का सबसे वाहियात मॉडल, लेकिन चल रहा है। तो इस पे कोई बात, इस पे डिस्कशन ही नहीं होगा, डिबेट ही नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी की समझ में नहीं आएगा कि पागल हो गया है, कितनी क्या बात करता रहता है। जबकि ये बहुत चिंता वाली बात है कि किसी बच्चे को 20 साल 22 साल अपने जीवन का क्यों इस रद्दी शिक्षा प्रणाली में लगाना है जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है। आप 8वीं 10वीं तक पढ़ा के छोड़ देते हमें, कोई स्किल वाला टेस्ट ले लेते, कुछ उसमें करवाते कि भाई अब हो गया डिग्री खत्म, अब करो जो करना है। जैसे ग्रेजुएशन के बाद भी तो यही कहते हो कि हो गया खत्म, अब करो जो करना है। तो 5वीं तक करा देते, 8वीं तक करा देते, लेकिन 15-15 साल पढ़ा रहे हो। हाँ, हम लोग का जीवन 150 साल का होता, चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे जीवन का 20% टाइम लिया है, 30-30 40-40% टाइम लग जा रहा है भारत में शिक्षा पे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मेरा बालक बांग्लादेश में पढ़ता है, अमेरिकन स्कूल में। तो अभी बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुई तो हमारा बालक यहाँ आ गया। तो हमने सोचा कि चलो किसी इंडियन स्कूल में एडमिशन करा देते। तो हमने गूगल पे सर्च करके बढ़िया स्कूल सोनीपत में कर दिया, एक अच्छी फीस दे करके। वो 4 साल का बालक है, उसको होमवर्क देते हैं। वो डरने लगा होमवर्क के नाम से। मैंने कहा कि होमवर्क कर लो, नहीं तो स्कूल में एंट्री नहीं होगी। वो सुबह जब जा रहा है गाड़ी में तो मदर से पूछ रहा है कि पापा बोल रहे थे कि एंट्री नहीं हो, पापा सही में एंट्री नहीं होगी मेरी, मुझे हाथ ऊपर के खड़े कर देंगे, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। सोच के देखो, ऐसा शिक्षा व्यवस्था क्यों ला रहे हो यार? उसको तो जी लेने दो, उसके बाद तो इसके साथ होना ही है जो होना है। तो ये डरावनी है। जब अमेरिकन स्कूल में जाता है कोई होमवर्क नहीं है,
पढ़ाते ही नहीं है, दिन भर खिला रहे हैं, कभी मिट्टी से कुछ, कभी कुछ कुछ, कभी कुछ। तो मैंने जब रीड किया उनको, तो उनका था कि 6-7 साल तक पढ़ाना ही नहीं है उसको, पढ़ाई के प्रति लगाव उत्पन्न करना है, कंफर्ट फील होना चाहिए। मान लो तुम में से किसी की एज 28 भी है और किसी की एज 18 भी है, तो जो 28 में है वो लेट है शायद, जो 18 में है वो थोड़ा जल्दी में है शायद। तो इसका दूसरा मतलब है किसी बच्चे के एजुकेशन 6 साल में शुरू हुआ और किसी का 8 में हो जाएगा, तो क्या बिगड़ जाएगा? हम तो चाह रहे हैं कि जब पैदा हो तभी से उसको सब आने लगे, माँ बाप। लेकिन इस लड़ाई का अंत कहाँ है होना है, ये पे इस पे तो डिस्कस होना चाहिए। तो उनका एजुकेशन सिस्टम क्या कह रहा है कि बच्चे को होमवर्क नहीं देना है, हमें यहीं पढ़ाना है। वो 4 साल का लौंडा जिसने पता नहीं इंग्लिश में बात करता है, हमारे घर में कोई नहीं बात करता है। हमें मुझे नहीं आता इंग्लिश, मतलब वैसे आता है, बोल नहीं पाता हूँ, मदर को आता। और उसको A+A B C D नहीं आता है, लेकिन वो इंग्लिश समझने लगा है। तो वैसा एजुकेशन सिस्टम लाओ कि जो वो जिसमें वो कंफर्ट हो, एंजॉय करे। लेकिन चलो, आम आदमी हम पैदा ही हुए थे इसी काम के लिए कि ठीक है हम स्कूल में जाएंगे, क ख ग पढ़ेंगे और फिर डिग्री लेके कोई सरकारी नौकरी कर लेंगे। बैंक, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सरकार टोबैको बैन क्यों नहीं कर दे रही है, तो मैंने बताया कि प्रॉब्लम टोबैको तक नहीं है, जिसको निकम्मे को खा के मरना है मरने दो ना, लेकिन कोई पढ़ना चाहता है उसके लिए एक अच्छी सुविधा दे दो, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। ये जो मैं सिस्टम लेके आया आपके सामने, मुझे याद है जब मैं शुरू कर रहा था तो मेरे सारे दोस्तों ने मजाक उड़ाया था कि तू पागल हो गया है और रुक जाओ 2 साल। मैं सबको, कोचिंग इंडस्ट्री तो प्रभावित हो गई, सब प्लान कर रहे हैं, कर लेते हैं कर लेते हैं। मैं करो तो, शुरू तो करो, 24 घंटे जब ड्यूटी पूरी करनी होगी तब तो। लेकिन एक्चुअल में होना यही चाहिए, हर जिले में एक होना चाहिए कम से कम। लेकिन एज ए स्टूडेंट सोचो कितना टफ है, सोने नहीं देते हैं, जी नहीं लगता है। यस। जी, ये कह रहे जीवन में इतना दुखी कभी नहीं हुआ है सरदार जी। अच्छा, दुखी नहीं हुआ, फिर ठीक। मन नहीं लग रहा है। अब ये चलो, इसका एक जवाब है, यही एक काम है जो मैं नहीं कर सकता, मतलब मन नहीं लगवा सकता मैं, क्योंकि मन पता नहीं कैसे कैसे लगेगा, ये भी है। हाँ। फर्स्ट बैंक इन इंडिया, भारत का पहला बैंक। फर्स्ट बैंक इन इंडिया, भारत का पहला बैंक कौन सा बच्चों? देखो, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770, 1770, 1770, 1770। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 कहाँ पे बच्चों? कोलकाता, कोलकाता। बोलो, कुछ बोल रहे हो? हम्म, मन नहीं लगता है ना। यस। किसी तरीके से रोते गाते हुए, परेशान होते हुए, टायर्ड होते हुए 14 से 15 महीने मेरे साथ बिताने हैं, मैं आपके आने वाले 50 साल बेहतरीन बिता दूंगा। दिक्कत यह है कि आप में से अधिकांश बच्चे वो हैं जिनको 12-14 घंटे पढ़ने की हैबिट नहीं है। दिक्कत यह है कि हम सब अपने अपने स्कूलों के, कॉलेज के, क्लास के एवरेज बच्चे रहे। दिक्कत यह है कि हमारे घरों में हम पहले फर्स्ट लर्नर होने जा रहे हैं, जिस पे एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। दिक्कत यह है कि मैं आपसे हर दिन पढ़ने का उम्मीद चाहता हूँ। आप रोबोट नहीं हैं कि सेम हर दिन आपका सेम रिएक्शन होगा, आपके इमोशन से किसी दिन आप अनकंफर्ट रहेंगे, किसी दिन मजा नहीं आएगा। जिस दिन मजा नहीं आएगा उसी दिन संभालना है अपने आप को। जो इस बार IAS रैंक 1 है, उसने कहा कि वीक में कई दिन ऐसे होते थे जैसे लगता था कि मैं ही हूँ जो हूँ, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते थे लगता था प्री भी नहीं होगा। तो सब कोई घबराते हैं, सबको डर लगता है, सब कोई डरते हैं। ऐसा होगा नहीं कि डेली मैं आपको रिलैक्स महसूस करा पाऊँ। कभी हो सकता है आपके पसंद का रोटी ना मिले, कभी हो सकता है पसंद का टीचर ना मिले, कभी पसंद का रूममेट ना मिले, कभी किसी ने आकर उसे धमका दिया हो, कभी किस घर की कोई बात हो, आप जिस एज में हैं बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहे हैं।
लेकिन आप जब अब उस एज में आ गए, जब भी आपको डिसीजन लेना है, दो तरीके का डिसीजन होता है लाइफ में, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो जो एवरेज आदमी होता है, कमजोर आदमी होता है, वो शॉर्ट टर्म का लेता है। शॉर्ट टर्म क्या है? यार पहले सोऊंगा, यार पहले मस्ती करूंगा। तो दिक्कत क्या है कि वो उसी में उलझे रहता है। लॉन्ग टर्म का कि मेरे इस डिसीजन का फायदा अगले 10 साल में क्या आने वाला है, 15 साल में क्या आने वाला है, 20 साल में क्या आने वाला है, 50 साल में क्या आने वाला है। मेरी स्थिति ऐसी भी रही जब मेरे पे कर्जे लगभग 1 सवा करोड़ बढ़ गए थे। ऐसी भी रही जब मेरे सुसाइडल स्थिति आ गई थी। लेकिन मुझे था कि नहीं, शुरू क्यों किया है। तो जब क्यों का रीजन जब आप ढूंढते रहेंगे तो दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ रहिए, हम ये कह रहे हैं जहाँ रहिए इसी तरीके से रहिए। जब स्टूडेंट है तो सिर्फ स्टूडेंट है, युवा नहीं है। फिर हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो रात को 3 बजे भी सोते हैं और सुबह 7 बजे भी लाइब्रेरी में दिखते हैं। तो नो डाउट रिजल्ट उनका होना है। एक निकम्मे को सुबह पकड़ के ला रहे हैं, बहाना बना रहा है कि पेट में दर्द है, जाके सो रहा है, फिर पकड़ के ला रहे हैं, फिर कुछ और बहाना बना रहे हैं। तो कोई फायदा थोड़ी ना है, घर चले जाओ, क्यों माँ बाप के साथ चीटिंग कर रहे हो। तो वो होगा, मतलब ऐसा होगा नहीं कि आप डेली कंफर्ट है। हाँ, इसका एक सोल्यूशन दिया था मैंने, आपको हर हाल में 15 मिनट आधे घंटे दौड़ना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, जिम करना है, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स रहे। जब आप बॉडी से रिलैक्स रहेंगे तो मेंटली रिलैक्स रहेंगे। हम में से तो कुछ निकम्मे हैं जो नहा नहीं रहे 3 3 4 4 दिन। तो जब आप फिजिकली आप अपने आप को फ्रेश नहीं कर रहे हो, तो फिर मेंटली कहाँ से फ्रेश हो पाओगे। तो डेली खेलिए, डेली नहाइए, डेली जिम करिए, डेली एक्टिव रहिए, तब देखिए कितना मजा आने वाला है। जिस एज में आप हैं यहाँ, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा डर है। एक ऐसा भारत सोचिए जिसमें 22 तारीख को डिग्री और 23 तारीख को जॉब हो, तब उस युवा की अपने लाइफ के प्रति सोच। आईआईटी वाले बच्चे से मिलना आप, और देखना वो लाइफ के प्रति कितना पॉजिटिव एटीट्यूड में है। और बाकी हम जिस फील्ड में आए, देखो लाइफ को लेके कितना डरते इतने जाते हैं। तो क्यों वो सिक्योर है, मजा आ रहा है उसको। उसको पता है कि जिस दिन डिग्री पूरी करूंगा 10 20 लाख की 50 लाख साल का पैकेज लगने वाला है, उसको टेंशन नहीं है। हमारा तो लड़ाई खत्म ही नहीं हो रहा है यार। कब फॉर्म, कब रिजल्ट, कब डिग्री, कब पेपर आउट, कब कहाँ, मतलब पता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, 1 1.5 साल किसी भी तरीके से टिक टाक के काम कर लो। इतने रिजल्ट है ना, क्योंकि हम 1 1.5 साल में आपको मॉडिफाई कर देते हैं, उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं है हमारी। हम ये थोड़ी ना करेंगे रिजल्ट लेके जाओ, बस 1 1.5 साल सजा के रूप में मान लो कि यार मुझे सजा दिया गया है कि मुझे रहना ही है, और फिर देखो 50 साल आपका कैसा जा रहा है। लेकिन मैं इसमें एक और मजे वाली बात बता दूं, जिसको एक्चुअल में जॉब की जरूरत है वही नहीं टिक पाता है। मतलब जो गरीब परिवार का बालक है, जो रईस ठीक ठाक बढ़िया घर से, उसको दिक्कत नहीं होती है, मैं ये देखा महसूस किया। तो उसके पीछे प्रकृति का कारण है कि कमजोर परिस्थितियां आदमी को कमजोर बना के रखती हैं। वो डरता जल्दी है जो कमजोर है। मजबूत परिस्थितियां आदमी को मजबूत रखती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। और यहाँ पर क्या है, डेली इसी एटीट्यूड में रहना होगा कि देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, निधि तो कम पूरी हुई है, कल सो लेंगे, तब जाके बात बनेगी। और नहीं तो आपको 130 करोड़ आबादी है बच्चों, 40 हो गई होगी शायद, और 35 लाख लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल, और 1 लाख 1.25 लाख वैकेंसी है सिर्फ। उनमें से 34 35 लाख लोगों को अनएम्प्लॉयड होना है। तो फ्यूचर भारत का बहुत सेफ नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। तो हमें बड़ी समझदारी से कम अपने माँ बाप का बुढ़ापा ठीक से निकाल दें, हमारे जो बच्चे पैदा हों उनकी ज़रूरतें हम पूरी कर लें। आप में से कुछ बच्चे जनरल डब्बे से आए थे, तो आप समझिए कि क्या वो लाइफ है जिस जनरल डब्बे में आए थे। मुझे नहीं लगता कि लाइफ है, मैंने वो संघर्ष किया है, मुझे पता है, और आज मेरी लाइफ बहुत मज़े में है। तो ऐसा नहीं कि मुझे मिल गया, मुझे छीनना पड़ा, लड़ना पड़ा, एफर्ट कर आज भी करना पड़ता है। आप लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ रेडी है। बस ये है कि मन नहीं लगेगा, उस दिन अपने आप को थोड़ा सा रोकना है, संभालना है। और लड़ते झगड़ते कब आगे निकल, लास्ट के 20 25 दिन आपके कैसे भी तो होंगे पता थोड़ी ना चला। अभी एक आध महीने तो, अभी तो पहला महीने था, ऐसे फू हो जाएगा दिन, अचानक महीना महीना पूरा होगा पता ही नहीं चलेगा। सुबह कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, पता थोड़ी नहीं चल रहा है। लेकिन उसके लिए जो पढ़ रहा होगा, जो रिदम में होगा, आप लाइब्रेरी बैठ जाओ 6 घंटे किसी दिन, आपको दिन नहीं पार होगा। क्यों हम कहते हैं आप क्लास में बैठो, ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो। आप 6 महीने 4 महीने बाद आप किसी काम के नहीं, दिमाग धीरे धीरे खराब हो चुका होता है।
फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 इन कोलकाता। तुमने कम्मो मुझे पढ़ाने नहीं दोगे, यही सब बात करवाओगे। क्या बैंक ऑफ हिंदुस्तान मिला? नहीं मिला, यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान अब काम नहीं करता है। तो लिखो प्रेजेंट वर्किंग ओल्डेस्ट बैंक, वर्तमान में कार्य करने वाला सबसे पुराना बैंक। प्रेजेंट वर्किंग ओल्डेस्ट बैंक, वर्तमान में कार्य करने वाला सबसे पुराना बैंक कौन सा बच्चों? इलाहाबाद बैंक। एटीन 1865। इलाहाबाद बैंक का हेड ऑफिस कोलकाता। हालांकि अब इलाहाबाद बैंक भी पीएनबी में मर्ज कर दिया गया है। इलाहाबाद बैंक का हेड ऑफिस कोलकाता। साथियों, ये दोनों बैंक अंग्रेजों ने शुरू किए थे। तो क्वेश्चन आता है भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया पहला बैंक। तो लिखो फर्स्ट इंडियन पार्टिसिपेटेड बैंक, पहला भारतीय सहभागी बैंक। फर्स्ट इंडियन पार्टिसिपेटेड बैंक, पहला भारतीय सहभागी बैंक। सहभागी, भारतीय सहभागी, इंडियन पार्टिसिपेटेड, यानी पहली बार भारतीयों ने मालिकाना हक लिया। सहभागी बैंक कौन सा बच्चों? अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध, कई बार अवध लिखा होगा, कई बार ओध लिखा होगा, OUDH। अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में। हालांकि अब ये भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन भारतीयों ने इसे शुरू किया था। अवध कॉमर्शियल बैंक है बच्चों। नाम तो मोहन का मोहन ही होगा, इंग्लिश में चेंज थोड़ी ना 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 ना, नाम नाम कॉमर्शियल ही होगा। क्या नाम है आपका? अभिषेक। फ्रेंच में बात करेंगे तो आपको अभिषेक ही कहेंगे, समझ पाए? नाउन चेंज नहीं होगा, कोई बात नहीं, इनका नाम कॉमर्शियल बैंक ही रहेगा। अब लिखो फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक, पहला पूर्ण भारतीय बैंक। फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक, पहला पूर्ण भारतीय बैंक। फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक, पहला पूर्ण भारतीय बैंक। कंप्लीट इंडियन यानी जिसमें 100% पैसा, पूरा मालिकाना हक भारतीयों का था। कंप्लीट इंडियन। पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक 1894, 1994। 1894, 1900 नहीं, 1894, 1894। हाँ अच्छा, 1894, 1894 पीएनबी। कहाँ पर? इन लाहौर पाकिस्तान में। लाहौर पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान। हाँ बता रहे हैं, बता। लाहौर पाकिस्तान। क्या अभी भी हेड ऑफिस लाहौर ही होगा? नहीं, तो लिखो प्रेजेंट हेड ऑफिस इज, कहाँ है? न्यू दिल्ली। वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली। हाँ बोलो, आप क्या पूछ रहे हो दोस्त? हाँ, कुछ मालिकाना भारतीयों का, कुछ अंग्रेजों का। तो हमने क्या क्या लिखा? पहला बैंक जो आया वर्किंग बैंक, भारतीयों के द्वारा पहला बैंक, और पूर्ण भारतीय बैंक। अब हेडिंग डालो। अच्छा, बैंक क्या होता है वो समझो थोड़ा सा। संस्थाएं दो तरीके की होती हैं। एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्था, और एक होता है बैंक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ पैसा दे सकता है या सिर्फ पैसा ले सकता है। जैसे पोस्ट ऑफिस पैसा देता है या लेता है? सिर्फ लेता है, जमा करता है। पोस्ट ऑफिस लोन नहीं देता है, लेकिन आपका पैसा जमा करके रख लेता है। तो वो बैंक नहीं हुआ, वो सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ।
जिस दिन पोस्ट ऑफिस ये दोनों काम करने लगेगा उस दिन बैंक हो जाएगा। और मेरा मानना है जितनी जल्दी भारत सरकार ये करने में सक्षम होगी उतना बेहतर भारत के फ्यूचर के लिए होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस हर गांव में है। लेकिन चूंकि इनको पोस्ट ऑफिस को बेचना है रिलायंस को, इसलिए पोस्ट ऑफिस को एक घाटे में रखना चाहते हैं। लेकिन यदि हम बैंक बनाने में सक्षम हो जाएं तो इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में किसी के पास नहीं है, पोस्ट ऑफिस के जितना हर गांव में उपलब्ध नहीं है भारत के। इसी तरीके से एक मुथूट फाइनेंस है, वो देता है या जमा करता है? देने का काम करता है, लोन देता है। तो वो सिर्फ दे रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी कोई संस्था सिर्फ पैसा दे या सिर्फ जमा करे तो बैंक नहीं है। बैंक होने के लिए क्या करना होगा? दोनों काम करना होगा, जमा भी करेंगे और लोन भी देंगे। तो बेसिक डिफरेंस समझ पाए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में? बैंक जमा भी करते हैं, देते भी हैं। वित्तीय संस्थान सिर्फ एक काम करेंगे, या तो देने वाला या तो लेने वाला। तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ बैंक, बैंकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ बैंक, बैंकों के प्रकार। पहला सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। दूसरा कॉमर्शियल बैंक। व्यावसायिक बैंक। तीसरा इंडस्ट्रियल बैंक, औद्योगिक बैंक। बैंक। और चौथा और लास्ट एग्रीकल्चर बैंक। कृषि बैंक। पहला हेडिंग डालिए इंडस्ट्रियल बैंक, औद्योगिक बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक। क्या होता है सेंट्रल बैंक? केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? कोई बताएंगे? ये कोई मत कहना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सेंट्रल बैंक, और जो स्टेट का हो स्टेट बैंक। इसके अलावा कोई बताओ। हाँ, यस। इन्होंने कहा कि जो रेगुलेट करने का काम करे बाकी बैंकों को। तो ये एक्चुअल में ड्यूटी है उसकी। जैसे मैं कहूँ स्टूडेंट कौन है? आपको जो दुखी रहे, परेशान रहे, जिसका फ्यूचर खतरे में हो, वो स्टूडेंट है। बात सही है ये, लेकिन ये मीनिंग नहीं है। जो पढ़ता हो वही स्टूडेंट है, या जो पढ़ने का नाटक करता हो। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट हैं या एस्पिरेंट हैं? हाँ, आप विद्यार्थी वाले एज में नहीं हैं अब, आप अप्लीकेंट हैं। हाँ, वो लोग जो 12th करके अभी डिग्री कर रहे हैं वो तो स्टूडेंट कहे जा सकते हैं, अदरवाइज हम सब अप्लीकेंट हैं। अभी ये बीच में मुद्दा आया था आईएएस वालों में, तो कहा जी आप इनको स्टूडेंट क्यों कह रहे हो? ये स्टूडेंट थोड़ी नहीं, ये तो अप्लीकेंट हैं, ये किसी खास पद के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। खैर, तो सेंट्रल बैंक लिख लो। बैंक ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंक केंद्रीय बैंक कहलाता है। बैंक ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंक केंद्रीय बैंक कहलाता है। बैंक ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंक केंद्रीय बैंक कहलाता है। वो बैंक जो सरकार का हो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। मतलब जो सिर्फ सरकार के लिए काम करता हो, प्राइवेट पर्सन का उसमें अकाउंट नहीं हो सकता है। रिलायंस, अडानी, टाटा कितना भी कमा लें, वो सोचेंगे जी आरबीआई में अकाउंट खुलवा दो, ये औकात में नहीं रहेगा। ये है सिर्फ सरकार का, सिर्फ सरकार का अकाउंट होगा। तो हमने कहा सरकार के बैंक को हम केंद्रीय बैंक कहते हैं।
लिखो फर्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ वर्ल्ड, विश्व का पहला केंद्रीय बैंक, विश्व का पहला केंद्रीय बैंक, फर्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ वर्ल्ड, विश्व का पहला केंद्रीय बैंक। लिख नहीं रहे हो? पूरी क्लास में लिखे ही नहीं? ऐसे मत करो यार, कहाँ है नोटबुक आपकी? कितने मासूम हो, मतलब नीचे से तुम निकम्मे लेके आ सकते थे, 1.5 घंटे से तुम लिखे ही नहीं। हे प्रभु मुझे माफ करना, मैं इसको देख नहीं पाया। चलो सही है, ऐसे मत करो यार। फर्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ वर्ल्ड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694, 1694। 1694, 1694। इंडियन सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। इंडियन सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। और हेडिंग डालो आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म, हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद ये रिलायंस बैंक ऑफ इंडिया बन गया है, लेकिन फिर भी हम मानेंगे नहीं ये बात, हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लिखेंगे। है राजकुमार, हेडिंग डाल दिए? जब एडमिशन हुआ हो तभी तो क्लास शुरू हुई होगी, तभी तुम हेडिंग डाले हो तो यही बताऊंगा। अब हमने कहा कि आरबीआई, हेडिंग हो गया, लिखो इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई बाई आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा, बाई आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा। देखो थोड़ा इधर की तरफ, आरबीआई established on 1 अप्रैल 1935 by आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा। इट वाज established इन कोलकाता, इसकी स्थापना कोलकाता में की गई। बट, परंतु, प्रेजेंट हेड ऑफिस इज मुंबई, परंतु वर्तमान मुख्यालय मुंबई है। प्रेजेंट हेड ऑफिस इज मुंबई, वर्तमान मुख्यालय मुंबई है। तो 1937 से हेड क्वार्टर कहाँ हो गया बच्चों? मुंबई। और ये कितने रुपए से शुरू किया गया था? तो लिख लेंगे इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द कैपिटल ऑफ 5 करोड़। इसकी स्थापना 5 करोड़ रुपए से की गई थी। यानी आज के डेट में आप में से कई लोग आरबीआई स्थापित कर सकते हैं यदि उसी रेट पे स्थापित हो। एस्टेब्लिश्ड बाय द कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपए से की गई। जीएसटी इंस्पेक्टर लग जाएंगे तो 5-7 साल में इतना कमा देंगे, अच्छी पोस्टिंग आ गई तो। हाँ ब्लैक में ही, वैसे तो पूरे जीवन में नहीं कमा पाएगा वाइट में। हाँ इनकम टैक्स तो खत्म हो गया, 16 के बाद मोदी जी ने एक लॉ पास कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया। तो अब चेन्नई वाला आदमी के पास केस है हरियाणा का, और उस पर ऑडिटिंग टीम कहाँ बैठी है? मुंबई। और उस ऑडिटिंग टीम को रिपोर्ट कहाँ करना है? दिल्ली। तो इतने फिल्टर लगा दिए कि डायरेक्ट डील होगी ही नहीं। हालांकि करने वाले कर ले रहे हैं, लेकिन पहले था इंस्पेक्टर डायरेक्ट डील करता था, तो 100 करोड़ का केस था तो 20-22 करोड़ ले जाता था। अब 100 करोड़ में हो सकता है कि 1-8 करोड़ भी ना मिले, तो थोड़ा सा कम हो गया। बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं तुम्हारे सीजीएल में, मतलब जबरदस्त,
सीबीआई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लग जाओ, शुरू के 8-10 साल तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जब कमिश्नर लेवल पे आ जाओगे 2 प्रमोशन के बाद, तुम ही आईओ बन जाओगे केस के। और सीबीआई का एक भी केस 1000-2000 करोड़ से कम का नहीं होता है, मतलब ठीक ठाक केस आता है। ठीक है, तो मैं मिला था किसी से, वो एसीपी हैं सीबीआई में, 48-49 साल के ही होंगे। कहा करो इतना पैसा हो गया कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं दे दो कल ले जा जितना ले जाना है, लेकिन लिख के ले जाना कि कितना रिटर्न देगा। मैं भाई मैं नहीं ले जाता। कहा कुछ तो रिटर्न देगा यार। मैं ना, मैं नहीं ले जाऊंगा, आप करते इतना है। तो कहा 1-2 लाख ले, मैं 1-2 लाख क्यों ले जाऊंगा फिर जब आपके पास ज़्यादा है। मैं बोला वैसे मोटा मोटी, कहा 6-7 हज़ार करोड़ तो है, और अभी 10-12 साल की नौकरी बची है। मैं लाइव हूँ, लेकिन चलो कौन देखता है। 2G स्पेक्ट्रम केस में भी थे वो, 2G स्पेक्ट्रम जो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, और उसको क्लीन चिट मिली है जिसने किया था। तो सोच लो क्यों मिली होगी। खैर, मतलब वो पोस्ट आप इन्हीं डिपार्टमेंट इनसे ले सकते हैं, 2-2 3-3 प्रमोशन के बाद आप उन पोस्ट पे आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं। तो हमने कहा कि कितने पैसे से की गई थी, 5 करोड़। आरबीआई के हेड को क्या कहते हैं हम, गवर्नर। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ओसबोर्न स्मिथ। कोई राधा कृष्ण कह रहा है, सर ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर हैं, लेकिन ध्यान से देखो तो ये अंग्रेज हैं। पहले इंडियन, पहले भारतीय, सीडी देशमुख। आगे चल के हम सिखाएंगे आपको। सीडी देशमुख पहले फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे जो भारत में हिंदी में बजट प्रस्तुत करेंगे। खुद साउथ इंडियन है, लेकिन इनका पहला बजट भारत में हिंदी में आता है। बजट चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी के लिए ये बाद में फाइनेंस मिनिस्टर भी बने हैं। ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं, और प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई डॉक्टर शक्तिकांत दास। इनकी पूरी स्टडी हिस्ट्री में हुई है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं तुम बन सकते हो गवर्नर। कहा जी बन जाएंगे। ये शक्तिकांत दास। आरबीआई पहले अंग्रेजों के कंट्रोल में था, बाद में भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में कर लिया। तो जब किसी संस्था को सरकार अपने कंट्रोल में करती है तो उसे नेशनलाइजेशन कहते हैं, राष्ट्रीयकरण। तो लिखो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब साथियों, 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। तो ये जो अभी बताया है ये बेसिक बातें आप सब जानते थे, कब आया, कहाँ आया, कैसे आया, किसने लाया। अब किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, तो लिख लोगे इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द सजेशन ऑफ यंग हिल्टन कमेटी। इसे यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर बनाया गया था। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द सजेशन ऑफ यंग हिल्टन कमेटी। इसे यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर बनाया गया था। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द सजेशन ऑफ यंग हिल्टन कमेटी। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर बनाया गया था। यंग हिल्टन कमेटी, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर बनाया गया था। तो ये बेसिक सा बच्चों वाला पॉइंट है, सब जानते हैं। अगली क्लास से आपको एक्चुअल में इकोनॉमिक्स शुरू होगा और बड़ी मज़ा आएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपको मुश्किल लगती हैं
वो मज़ेदार होंगे। कैसे? तो एक हेडिंग डालिए, फंक्शन ऑफ आरबीआई। रुक जाओ, आरबीआई के कार्य, फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कार्य। चलें, अभी अगली क्लास इंग्लिश की है ना। अब धीरे धीरे आप लोग को एक्टिव रहना है। इस बैच में हम किसी को छोड़ने वाले हैं नहीं, ना तो किसी को ऑनलाइन करने देंगे। हाँ, कोई स्पेशल कंडीशन होगा तो अलग बात है, अदरवाइज ऑफलाइन जुड़िए, जो हम टारगेट दें वो करिए। 8-10 महीने में मतलब मज़ा आएगा, टिक गए तो। नहीं टिके, जब तक टिकेंगे तब तक मज़ा आएगा, तब तक की गारंटी है। ठीक है, थैंक यू।